नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के शीर्ष नेताओं से भेंट की और क्षमता निर्माण तथा विकास के लिए सहायता का आश्वासन दिया। माले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर झड़पें जारी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच खिताबी मुकाबला जारी। और क्रिकेट में चौथे दिन मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड 311 रनों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू भी थे। समारोह में मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों और अन्य स्थानीय इकाइयों द्वारा एक जीवंत परेड का प्रदर्शन किया गया। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत मालदीव के लोगों की आकांक्षाओं का समर्थन करने और पृथ्वी की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना सम्मान की बात है। श्री मोदी ने मालदीव के लोगों और सरकार को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण अवसर मालदीव के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत भावना को प्रदर्शित करता है। बाद में प्रधानमंत्री अपनी 2 दिवसीय मालदीव यात्रा के समापन के साथ स्वदेश रवाना हो गए। और जानकारी हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव में कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ के साथ हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत मालदीव मैत्री पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के साथ भी अलग से विचार विमर्श किया। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के लाभार्थी तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी उन्होंने चर्चा की। आकाशवाणी समाचार के लिए माले से जीवन भावसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम तूतीकोरिन पहुंचे। श्री मोदी ने 4,800 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। सी ब्रिज अटल सेतु बना है, असम में बोगीबील ब्रिज बना है, 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सोनमर्ग टनल बनी है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट भारत सरकार ने, एनडीए सरकार ने पूरे किए हैं। इन सभी से हजारों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इवै तविर देशत्तिन। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट newsonair.gov.in और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा।
हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ओमान के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता लगभग पूरा होने वाला है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की बातचीत में प्रगति हुई है, जबकि न्यूजीलैंड, चिली और पेरू के साथ भी बातचीत जारी है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की वस्तुएं और सेवाएं उच्च गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा वाली हैं, जिससे ये समझौते संभव हो पाए हैं। The free trade agreement between India and UK clearly reflects the growing relevance and importance of India at the world stage. And it also shows that more and more countries, including and particularly the developed world, is today appreciating that India is the future. The business opportunities with India are the best. The goods and services that India provides to the world have high quality and cost competitiveness. ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बारे में श्री गोयल ने कहा कि ये भारत के लिए विशेष रूप से कपड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग के क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करता है। 17 सांसदों को आज नई दिल्ली में अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए सांसद रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन और दिनेश शर्मा, कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत शामिल हैं। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये पुरस्कार इन सांसदों के विशेष योगदान का सम्मान है। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी सांसदों को बधाई दी। ये सांसद रत्न अवार्ड है। ये एक तरीके से प्राइम हमारे जो एमपीज का परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्निशन किया गया, उनका अच्छा काम का, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैं सारा एमपीज को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि अवार्ड का वो सब हकदार है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन तैयारी में कर्मचारियों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण तथा परामर्श शामिल हैं। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। करगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन बहादुर वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने 1999 की भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान की कुर्बानी दी। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है, जिसमें भारतीय सेना ने करगिल के उन इलाकों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। करीब 60 दिनों तक चला यह युद्ध आज के दिन खत्म हुआ था। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां भी भारतीय सैनिकों के साहस के आगे छोटी पड़ गयी जब उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और वहाँ तिरंगा फहराया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट केसिंग क्लिफर्ड नोंगरूम और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे जाबाजों ने युद्ध में भारत की जीत का परचम लहराया। इस युद्ध में कठिन भौगोलिक हालात भारतीय सेना के मजबूत इरादों को डिगा नहीं सके और प्रत्येक जवान ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में करगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री नड्डा ने कहा कि भारत आज न केवल बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है बल्कि विश्व में निर्यात भी कर रहा है। एक समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, हमारे पास फाइट करने के लिए असॉल्ट राइफल्स की कमी आ गई थी। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ बना नहीं रहा है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पुसापति अशोक गजपति राजू ने आज पणजी में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने पीएस श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल इसी महीने के शुरू में पूरा हुआ था। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के एक बिजली घर परिसर में सीवर का गड्ढा खोदने के दौरान एक श्रमिक की मिट्टी में दब जाने से हुई कथित मौत के बाद राजस्थान के मुख्य सचिव और अजमेर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं। मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में हुई एक परीक्षा में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल करते पाए जाने पर एक अभ्यर्थी को अपनी सभी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि आयोग अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों या कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी अभ्यर्थी पर नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कंबोडिया के नागर विमानन राज्य सचिवालय ने आज थाईलैंड के साथ युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सभी उड़ानों पर रोक लगा दी। नागर विमानन राज्य सचिवालय के सचिव सिन चांसेरी वोथा ने कहा कि सभी विमानों को संघर्ष वाले क्षेत्रों में उड़ान नहीं भरने की सूचना दे दी गई है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा के पास कई क्षेत्रों में संघर्ष जारी है। एक रिपोर्ट। कंबोडिया के सैनिक भारी हथियारों, फील्ड आर्टिलरी और रॉकेट प्रणालियों का उपयोग करके लगातार बमबारी कर रहे हैं। थाईलैंड की सेना स्थिति के अनुसार उचित जवाब दे रही है। संघर्ष जारी रहने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कंबोडिया ने तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोपी एक दूसरे को ठहराया है। थाईलैंड के जन स्वास्थ्य मंत्रालय के उप प्रवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को थाईलैंड कंबोडिया की सीमा के निकट सैन्य संघर्ष में थाईलैंड के 14 लोग मारे गए और 46 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं कंबोडिया के रक्षा प्रवक्ता ने आज कहा कि सीमा पर झड़पों में कंबोडिया में लगभग 13 लोग मारे गए हैं और 71 लोग घायल हुए हैं। इस बीच कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने आज भारतीयों को सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। किसी प्रकार की आपात स्थिति में भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के नंबर +855 9288 1676 पर संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के हालात पर नजदीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत उम्मीद करता है कि दोनों देश शत्रुता समाप्त करने और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाएंगे। और अब खेल खबरें। जॉर्जिया में फिडे महिला शतरंज विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच हो रहा है। इस मुकाबले में जीतने वाली खिलाड़ी का सामना अगले वर्ष विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए चीन की जू वेंजुन से होगा। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख दोनों ने अपने चीनी प्रतिद्वंदियों को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत 216 रन से पीछे है। चौथे दिन के खेल में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 669 रन बनाकर श्रृंखला में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एशियन गेम्स के चैंपियन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को चांगझोउ में चाइना ओपन 2025 के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट से भारत का अभियान समाप्त हो गया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत, पश्चिमी तट और उससे सटे घाट क्षेत्रों में मानसून की स्थिति सक्रिय रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार कल उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के शीर्ष नेताओं से भेंट की और क्षमता निर्माण तथा विकास के लिए सहायता का आश्वासन दिया। माले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर झड़पें जारी, दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। और शतरंज में जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप 2025 में कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच खिताबी मुकाबला जारी।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।